एस से स्टार्ट होने वाली फर्स्ट इडियम है हमारी सेल क्लोज टू द विंड, यानी कि खतरनाक या अवैध काम करना। तो जब आप समुद्र में अपनी जहाज़ लेके जाते हो, जब आपको विंड जैसे यानी कोई भी सर्ज यानी लहरें दिखाई दे रही है, हवाएं आपकी तरफ आ रही है, तो आप उसकी तरफ बढ़ते हो तो आप खतरे में ही रहते हो। विंड आ गया और शिप आ गई तो यानी कुछ खतरनाक स्थिति। तो इसीलिए सेल क्लोज टू द विंड का मतलब होता है खतरनाक या अवैध काम करना। नेक्स्ट इडियम है हमारी सैलेड डेज, यानी इसका मतलब होता है अडोलेसेंस, किशोरावस्था। क्योंकि सैलेड कैसा होता है, कच्चा होता है, और एडोलेसेंस एज में हम भी नादान ही होते हैं। फिर हमारे पास है सेव्ड बाय द बेल, यानी अंतिम क्षण में बचाया गया। तो बॉक्सिंग के जो गेम्स वगैरह पहले होते थे, कई बार टाइम लिमिट्स नहीं होती थी गेम में। तो अगर ऐसे लग रहा होता था कि एक प्लेयर अगर गेम को नहीं रोका गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है, उसको कुछ बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी, तो बेल बजा दी जाती थी जिससे कि वो प्लेयर बच जाता था। तो इसीलिए सेव्ड बाय द बेल का मतलब होता है अंतिम क्षण में बचाया गया। फिर हमारे पास है सो थ्रू, यानी पता चलाना। सो का मतलब होता है एक आरी टाइप की होती है। तो अगर आपको मान लीजिए कोई चीज़ है, आपने उसको काटा और उसके अंदर से क्या निकला, थ्रू उसके अंदर क्या था, तो इसलिए सो थ्रू का मतलब होता है पता चला। नेक्स्ट है हमारी स्केप गोट। स्केप गोट यानी गोट आ गई, यानी कि बलि का बकरा। ठीक है, बलि का बकरा यानी कि गलती किसी और की है लेकिन उसके बदले भुगतना किसी और को पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारी सेकंड टू नन, यानी किसी से कम नहीं होना। तो एंशियंट रोम में ग्लैडिएटर्स होते थे। ग्लैडिएटर्स यानी आपने देखा होगा कि एक मैदान होता है, चारों तरफ उसके आदमी बैठे हुए होते हैं, बीच में जो होते हैं ग्लैडिएटर्स आदमी होते हैं जो लड़ रहे होते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ, जैसे एक कैटेगरी बनाई जाती थी कि सबसे ऊपर कौन, उससे नीचे कौन, उससे नीचे कौन। तो जो सबसे ऊपर होता था उसके लिए एक एक्सप्रेशन दिया जाता था, उसे कहते थे प्रीमूज इंटर पेरेस, यानी फर्स्ट अमंग इक्वल। यानी जो बाकी के लोग हैं वो तो इक्वल हैं लेकिन ये सबसे ऊपर है, उनमें से फर्स्ट है। तो इसी से ही टर्म निकल के आ गई सेकंड टू नन, यानी किसी से भी दूसरे नंबर पे नहीं है, फर्स्ट नंबर पे है हमेशा, यानी कि किसी से कम नहीं। नेक्स्ट हमारी है सी आई टू आई, यानी आप किसी से आंखों में आंखें मिला के जब बात करते हो, जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हो, यानी इससे मतलब आ गया पूर्ण सहमत होना। फिर है सी द लाइट ऑफ द डे, यानी लोगों की नज़र में आना। अब अंधेरा होगा तो अंधेरे से एसोसिएट किया जाता है कि कुछ नहीं दिख रहा, और लाइट होती है तो साफ साफ दिखता है, यानी पब्लिकली लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो बिकम अ पब्लिकली नोन, बिकम पब्लिकली नोन। नेक्स्ट इडियम है हमारी सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो हॉट केक्स बहुत बिकते हैं, तो उसी से आया कि बहुत अच्छी बिक्री होना। नेक्स्ट है सेंड हिम पैकिंग, यानी नौकरी से निकालना, यानी भाई उसको जाके कह दो अपनी पैकिंग कर लेगा, नौकरी से बर्खास्त कर दिया उसको। फिर है सेट एट लिबर्टी, यानी मुक्त कर दिया, आज़ादी आ गई तो सीधा सा मतलब है मुक्त कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है सेट द रिकॉर्ड्स स्ट्रेट। तो पहले जो हॉर्स रेस होती थी उसमें जो जज होते थे वो रिकॉर्ड रखते थे अपने पास कि कौन सा घोड़ा जीता, कौन सा घोड़ा किस टाइम पे जीता। तो अगर उसमें कुछ इधर उधर फेरबदल होती थी तो वो उसमें उसको ठीक कर देते थे मिस्टेक्स को, और सारे रिकॉर्ड्स को दे यूज टू सेट द रिकॉर्ड्स स्ट्रेट, यानी सब कुछ सही कर देते थे, सही विवरण देते थे। सेट देयर फेस अगेंस्ट, यानी दृढ़ता से विरोध करना। तो ये इजकिल की ओल्ड टेस्टामेंट, जो क्रिश्चियनिटी में जो इजकिल की ओल्ड टेस्टामेंट होती है 5:7, उसमें एक स्टेटमेंट दिया है कि आई विल सेट देयर फेस अगेंस्ट, यानी इसमें दिखाया गया कि जो गॉड है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से नाराज है। ठीक है, तो सेट देयर फेस अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी उनसे नाराज है, तो यानी दृढ़ता से विरोध करना, इसका मतलब हो गया दृढ़ता से विरोध करना। फिर है शेक ऑफ, यानी कि भूल जाना, शेक ऑफ है भूल जाना। शार्प एज ए टैक, बहुत ही बुद्धिमान। टैक होता है जो पिन आप नोटिस बोर्ड पे एक पेपर को अटैच करने के लिए लगाते हो। टैक से जब आपको क्लोथ्स जो होते हैं सीमने होते हैं, तो उसको आपको किस तरीके से कौन सी क्रीज उसमें बनानी है आप उसको फिक्स कर देते हो, फिर सिलाई करते हो, यानी बहुत बुद्धिमान। शार्प जैसे वो एक शार्प होती है, ऐसे शार्प से रेलेवेंस आया बुद्धिमत्ता का। फिर है शार्प प्रैक्टिसेस, यानी बेईमानी करना। यहाँ पर शार्प एक नेगेटिव टर्म में यूज हुआ है कि आप बेईमानी कर रहे हो।
फिर है शुक इन देयर शूज, जब आपको डर लगता है तो आप कांपते हो, साथ के साथ आपके जो पैर जूतों में होते हैं वो भी कांपते हैं, जिससे आपके शूज भी कांपते हैं। यानी कि शुक इन देयर शूज का मतलब होता है डर से थर थर कांपना। नेक्स्ट हमारे पास है शूट थ्रू, यानी खिसक जाना। जैसे कि अब बुलेट में से गोली निकलती है तो वो एक तो किसी को दिखती नहीं और निकल जाती है और टारगेट पे जाके लगती है। तो इसका शूट थ्रू का मतलब होता है खिसक जाना, छिपकर निकल जाना। वो जो बुलेट होती है किसी की आंखों के आगे से वो दिखती नहीं है जब जाती है। शॉट इन द डार्क, यानी जब आप अंधेरे में कोई मान ली शूट कर रहे हो या निशाना साध रहे हो तो लग है आपका, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता। तो शॉट इन द डार्क का मतलब होता है अंधेरे में तीर चलाना, यानी तुक्का मारना। शो वाइट फ्लैग, तो वाइट पिजन पीस को शो करता है, तो इसलिए वाइट कलर जो होता है वो सरेंडर को शो करता है। सिल्वर बुलेट, यानी एक जटिल समस्या का एक सरल समाधान। तो जो सिल्वर, जो मून होता है हमारा, वो सिल्वर कलर का हमें लगता है, और मून से हम कई बार एसोसिएट कर लेते हैं, जैसे चुड़ैल हमें देखते हैं फिल्मों में, वो एक झाड़ू पे चल रही होती है, बिल्ली भी कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही जो सिल्वर बुलेट है वो सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट करा जाता है इसे, जैसे कि वुल्स के साथ। तो इसीलिए सिल्वर बुलेट का मतलब होता है एक जटिल समस्या का एक समाधान। सिट इन जजमेंट, यानी बिना अधिकार आलोचना करना। तो ये इडियम है, अगर कोई जजमेंट में आपके पास कोई उपाधि है, आपके पास कुछ जज करने का एक पावर है, तो आप जज कर सकते हो, बिकॉज ये एक इडियम है। तो सिट इन जजमेंट यानी इसका विपरीत सा हो जाता है कि आपके पास अधिकार नहीं है तो आप जजमेंट नहीं करना चाहिए आपको। यानी सिट इन जजमेंट यानी बिना अधिकार आप आलोचना कर रहे हैं किसी की, आपके पास पावर नहीं है फिर भी आप किसी की आलोचना कर रहे हैं। सिट ऑन द फेंस, तो एक लड़का होता है वो एक फेंस पे, यानी मान लीजिए एक दीवार की मुंडेरी है उस पर बैठा हुआ होता है, सोच रहा होता है कि इस साइड जाऊं या इस साइड जाऊं, तो वो कन्फ्यूजन में होता है, दुविधा की स्थिति में होता है, इसलिए दुविधा में होना। सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, तो गोल्ड होता है सोना, माइन होती है खदान, यानी सोने की खदान, तो यानी बेशुमार दौलत होना। स्लीप ऑन इट, यानी निर्णय लेने में समय लेना। मान लीजिए आपको कोई निर्णय लेना है और आप बहुत परेशान हैं तो आपको सो जाना चाहिए, और आपका इससे आपको टाइम मिलेगा, और जब आप सुबह फ्रेश होकर उठेंगे तो आप अच्छे से निर्णय ले पाएंगे। तो स्लीप ऑन इट का मतलब होता है निर्णय लेने में समय लेना। नेक्स्ट हमारे पास है स्लिप ऑफ का मतलब होता है चुपचाप निकल जाना। तो जब आपका पैर मान लीजिए स्लिप हो जाता है तो आपकी ग्रिप छूट जाती है और आप कब फिसल जाते हो, गिर जाते हो, पता नहीं लगता। तो इसलिए स्लिप ऑफ का मतलब होता है चुपचाप निकल जाना। स्मूथ रफल्ड फैदर्स, यानी लोगों को बुरा ना लगने देना। तो ये बर्ड से आया, बर्ड जब आपस में लड़ते हैं तो उनके पंख खड़े हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी लड़ाई नहीं हुई हो तो उनके पंख जैसे होते हैं वैसे ही नजर आते हैं। वो दिखाते हैं कि बर्ड्स में आपस में हारमोनी है, पीस है, वो अच्छे से खुश है। तो स्मूथ रफल्ड फैदर्स का मतलब होता है लोगों को बुरा ना लगने देना। नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्ट ऑप्शन, यानी आसान तरीका। फिर हमारे पास है सोट आफ्टर, यानी काफ़ी मांग में। सोट होता है सीक, सोट सोट, सीक का मतलब किसी चीज़ को देखना, ढूंढना। तो आप किसी चीज़ को क्यों सीख करते हो, क्योंकि वो भाई ग्रेट डिमांड में होगी, ग्रेट डिमांड में होगी, तो इसलिए सोट आफ्टर का मतलब होता है इन ग्रेट डिमांड। सो वाइल्ड ओट्स, यानी अय्याशी करना, यानी टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फुलिश थिंग्स। ठीक है, अब जो ओट्स की खेती है वो एक अच्छे से ढंग से पर्टिकुलर तरीके से की जाती है। अगर मान लीजिए एक बीज को एक एक करके आराम से लगाना है, एक तो आप ऐसे लगाएं, एक उनको आप पेस्टिसाइड्स की तरह छिड़के जा रहे हैं मैदान में, तो वो एक वाइल्ड तरीके से ग्रो होंगे। तो इसीलिए सो वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है अय्याशी करना। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीक वॉल्यूम्स, यानी ठोस सबूत होना। वॉल्यूम्स होते हैं जैसे बुक्स का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम का यहाँ पर बुक्स से रेफरेंस है, बुक्स से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, एविडेंस मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब होता है ठोस सबूत देना। स्पीक एंड स्मैन, यानी साफ और सुथरा। स्पाइक है ये, जैसे स्पीक यानी स्पाइक, यानी स्पाइक होते हैं जैसे आपके बाल ऐसे खड़े हुए होते हैं, यानी चोंचदार। और जो स्पैन होता है वो क्या होता है, जैसे लकड़ी की शेविंग्स। ठीक है, तो जब एक नई बोट बनती है तो वो स्पिक एंड स्पैन होती है, साफ सुथरी होती है, उस पर जो
नेल होती है, या नेल कैसी होती है, नुकीली होती है, वो भी बिल्कुल साफ दिख रही होती है, और वहाँ पर लकड़ी के शेविंग्स भी नज़र आते हैं। ठीक है, तो वो बताता है कि वोट अभी नई नई है, साफ सुथरी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पिल द बीन्स, यानी अनजाने में भेद खोलना। तो पहले क्या होता था, जैसे वोट होते थे तो ग्रीक में, तो वो क्या करते थे, वाइट और ब्लैक बीन्स लेते थे। अगर निर्णय, मतलब अभी तो लोग वोट देने ही लग रहे हैं, किसी से वो डब्बा पहले ही गिर गया तो बीन्स बाहर गिर जाएंगी और पता चल जाएगा कौन सी बीन्स ज़्यादा है, यानी कौन जीतने वाला है। फिर है स्पिन वंस व्हील, यानी बहुत कम लाभ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना। तो ये मान लीजिए किसी का गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है, वो गाड़ी का पहिया घूमता रहता है लेकिन वो कीचड़ से बाहर नहीं निकल पाती कार, तो इसीलिए रेलेवेंस आया बहुत कम लाभ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना। फिर हमारे पास है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जैसे आग जंगल में थोड़ी सी लगती है लेकिन पूरे उसमें फैल जाती है। ठीक है, तो जंगल की आग की तरह फैलना। फिर है स्क्वेयर पैग इन ए राउंड होल। अब आपने गड्ढा तो खोदा है सर्कल शेप में, लेकिन आप उसमें खूंटा लगा रहे हो स्क्वेयर शेप का, तो वो उसमें कैसे फिट आएगा। तो इसीलिए बेमेल, अ मिसफिट इन द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैब समवन इन द बैक, यानी पीठ में छुरा घोंपना। स्टैब का मतलब होता है किसी के जैसे छुरा लेके घोंप देना। फिर है स्टैंड बाय का मतलब स्टैंड बाय, यानी आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, और स्टैंड फॉर, आई एम स्टैंडिंग फॉर हिम, यानी रिप्रेजेंट करना, किसी का पक्ष लेना। स्टैंड द ग्राउंड, यानी हार मानने से इनकार करना। कुछ बच्चे होते हैं जैसे मान ली खेल में जाते हैं, वे उनका डिसीजन आ जाता है कि नहीं जीता, वे ग्राउंड छोड़ के जाते ही नहीं हैं। उन्हें पता होता है उन्होंने अच्छा खेला, उनके साथ पार्शैलिटी हो रही है, और वो जजेस से भी भिड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमारी जो इडियम है स्टैंड द ग्राउंड, यानी हार मानने से इनकार करना। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जो ग्राउंड नहीं छोड़ता, मतलब लड़ने के लिए वो तैयार है, अभी उसने ग्राउंड नहीं छोड़ा। फिर है स्टैंड ऑफ फिश, यानी तटस्थ रहना। तो ये इससे स्टैंड ऑफ से आता है, स्टैंड ऑफ यानी जिसका मतलब होता है टाई, यानी टाई आ जाता है तो मतलब वो क्या है ना, मतलब हार ना जीत, वो एक तटस्थ हो गया, स्टैंड स्टिल हो गया, स्टैंड ऑफ फिश। फिर धीरे धीरे इसका मतलब ऐसे निकल के आने लगा कि एक ऐसा इंसान जो सबसे दूर दूर रहता है। नेक्स्ट इडियम है हमारी स्टैंड स्टिल, यानी कि कंप्लीटली होल्ट, यानी ठहराव। स्टैंड स्टिल यानी स्टैंड स्टिल हो जाओ, ढंग से सीधे एक जगह खड़े हो जाओ। फिर स्टेटस क्वो का मतलब होता है द स्टेट इन विच, यानी वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति, यानी स्टेटस क्वो। स्टील समवंस थंडर, यानी दूसरे का श्रेय लेना। तो जॉन डेनिस नाम के एक जो है थिएटर में उन्होंने क्या करा था, जैसे थिएटर जहाँ पे नाटक वगैरह दिखाते हैं कि मतलब मान लीजिए बिजली दिखानी है लोगों को, तो उन्होंने बिजली कैसे दिखाई जाए उसका आविष्कार किया। लेकिन जो एक दूसरे प्लेराइट जो उनसे जेलस खाते थे, जिनका नाम था रिचर्ड ब्रिंसले श्रेडन, उन्होंने उस थंडर का पहले अपने थिएटर में प्रयोग कर लिया। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा पहले देखने में, तो लेकिन उससे क्या हुआ, यानी मेहनत तो किसी और की थी और उसको पहले दिखा किसी और ने दिया। फिर हमारे पास है स्टिक टू हिज गन्स, यानी बात पर अड़े रहना। फिर है स्टिड द हॉर्नेट्स नेस्ट, हॉर्नेट होती है वो जो मोटी वाली मधुमक्खी होती है, भीड़, यानी भीड़ को गुस्सा दिलाना। स्टोल द शो, यानी दर्शकों का दिल जीत लेना। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी विश्वसनीय सूत्रों से। अब आपको ये पता करना है कि घोड़े की रेस में जीतने कौन वाला है, तो आप अगर आपको पता है ना जॉकी का कि भाई इसका घोड़ा जीतेगा इसका हारेगा, तो आप डायरेक्ट जॉकी से जाके बात करो, आपको पता चल जाएगा, सूत्र मिल जाएंगे कौन सा घोड़ा जीतने वाला है। फिर हमारे पास है स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी खून पसीना एक कर देना। फिर है स्ट्रो इन द विंड, यानी संभावनाओं का सूक्ष्म संकेत। पहले फार्मर्स क्या करते थे, स्ट्रो यानी एक तिनका लेकर या कुछ भी, वो आसमान में देखते थे कि हवा किस तरफ की है, उस हिसाब से वो अंदाज़ा लगा लेते थे कि इन्वायरमेंट मतलब आने वाली क्या मतलब वेदर हो सकता है। फिर हमारे पास है स्ट्राइक ए बार्गेन, सौदा तय कर लेना। स्ट्राइक वाइल दी आयरन इज हॉट, जैसे लोहा गर्म होता है तो आप उसको अगर उस टाइम शेप दे सकते हैं, बाद में तो दे नहीं सकते। स्ट्रक अ चिल टू दी हर्ट, दिल में डर बैठ जाना, जब आपको डर लगता है तो आपका दिल की हार्ट बीट सी रुक जाती है, ठंडा पड़ जाता है शरीर। स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस, यानी व्यवसाय संबंधी मुश्किल होना, जहाँ पैच आ जाए वहाँ मुश्किलें तो आना ही आनी है।
सूट यू टू अ टी, यानी बहुत अच्छा जांचना। तो ये टी जो होता है एक टाइप का स्केल होता है ऐसे लकड़ी का, जो टेलर्स रखते हैं। तो टेलर्स का ही जो फर्स्ट टी होता है उससे आया है। यानी अगर टेलर्स अच्छे से आपका मेजरमेंट लेते हैं तो वो अच्छे से आपकी ड्रेस बना देते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी जांच। स्वान सॉन्ग, तो ऐसा एंशियंट ग्रीक में माना जाता था कि जैसे जो स्वान होती है जब वो मरने वाली होती है उससे पहले वो बहुत अच्छा गाना गाती है और उसके बाद मर जाते हैं, यानी आखिरी शो। फिर है स्वीपिंग स्टेटमेंट, यानी कि व्यापक बयान। यानी कि दो तो एक तो होता है आपके पास सबूत के साथ कुछ बात है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ था, इसका सबूत है। और एक आती है कि जनरलाइज कर लिया आपने, जैसे फिट रहने के लिए आपने एक जनरलाइजेशन बना ली कि जिम जाना ही ज़रूरी है, लेकिन फिट रहने के लिए आप योगा कर सकते हो और भी रिहैब वाली एक्सरसाइजेज होती है वो कर सकते हो। ठीक है, तो जनरलाइजेशन होती है, उसमें कोई सबूत वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन आपने मान लिया एक चीज़ को। तो जैसे कि आप इससे आए कि जब आप वाइपर लगा रहे हो तो मान लो वहाँ सिक्का है और कूड़ा भी है, तो दोनों एक बार में उसमें आ जाएंगे। तो यानी सबका आपने लेखा जोखा सा एक कर दिया। स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब हो गया व्यापक बयान, यानी जनरलाइज स्टेटमेंट जिसके कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्वेप्ट अंडर द कारपेट, यानी कि छिपा कर रखा हुआ। मान लीजिए आप आपके घर में किसी ने कहा कि झाड़ू लगा दो और आपने वो घर में कारपेट के नीचे कूड़ा कर दिया ताकि घर में किसी को दिखे ना आपकी मेहनत हो ना। तो यह स्वेप्ट अंडर द कारपेट यानी छुपा दिया। स्वोलन हेडेड, यानी एक तो होता है आपको चोट लगी और आपका सिर फूल गया, तो और एक होता है कि आपके अंदर घमंड आ गया, वो होता है प्राइड। फिर है स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज, यानी सिर पर लटकी तलवार। तो डेमोक्लीज जो होता है एक कोटियन होता है, और डेमोक्लीज का जो राजा था वो था डायनेसियस। ठीक है, तो जो डेमोक्लीस था उसे अपने राजा से ना थोड़ी चिड़न होने लगी कि राजा के पास तो कितनी सारी धन दौलत होती है, कितनी पावर होती है। तो इसके राजा ने क्या करा, इसे कहा कि चल तू एक बार सीट एक्सचेंज कर ले। तो जब डेमोक्लीस उस सीट पे बैठा तो उसने देखा उसके ऊपर एक तलवार लटक रही थी जो कि एक घोड़े के एक बाल से ही लटकी हुई थी। तब उसे पता चला, इस चीज़ ये शो करती है कि राजा की जिंदगी में पावर होने के साथ साथ उसके सिर पे तलवार लटकी रहती है, कभी भी हमले हो सकते हैं और राजा को बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस का मतलब होता है सिर पर लटकती तलवार।